आमतौर पर ना जब हम किसी क्राइम या जुर्म की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट पिक्चर बनती है। हाँ, जैसे एक टूटी हुई हड्डी का एक्सरे डॉक्टर देखते ही बता देता है कि फ्रैक्चर कहाँ है। एग्जैक्टली सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट लगता है। आई मीन एक एक्शन हुआ तो कानून उसका एक रिएक्शन या पनिशमेंट देगा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना, लाइक इंडियन पीनल कोड, नए भारतीय न्याय संहिता और ढेर सारे कोर्ट जजमेंट्स का स्टैक, ये कानून को एक ऐसे ग्रे एरिया में ले जाता है जहां ये एक्सरे मशीन बिल्कुल काम नहीं आती। सही बात है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेस है। राइट। तो आज का हमारा मेन मिशन यही है कि हम समझें कि कानून एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए किसी ऐसे काम को कैसे देखता है जो अगर कोई बड़ा करता तो वो एक संगीन जुर्म होता। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सेंसिटिव है, और ये कानून के सबसे फिलोसॉफिकल इंटरसेक्शंस में से एक है एक्चुअली। क्योंकि ना, क्रिमिनल लॉ सिर्फ फिजिकल एविडेंस पर काम नहीं करता। किसी भी एक्ट को क्राइम बनने के लिए दो चीजों का एक साथ आना जरूरी है। ओके, दो चीजें कौन सी? पहला है एक्टस सीरियस, यानी वो फिजिकल गलत काम जो हुआ है। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है मेंजरिया, यानी उस काम को करने के पीछे का गलत इरादा या एक गिल्टी माइंड। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी ने दूसरे को चोट पहुंचाई है तो कानून ये जरूर पूछेगा कि क्या उसके दिमाग में प्री प्लानिंग और मैलिस था। पर वेट एक सेकेंड, ये तो एक बहुत ही डेंजरस टेरिटरी लग रही है मुझे। आई मीन अगर कानून किसी क्राइम को तभी जुर्म मानेगा जब उसके पीछे एक गिल्टी माइंड प्रूव हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हॉरिफिक फिजिकल एक्ट किसी ऐसी एंटिटी ने किया है जिसका दिमाग फुली फॉर्म्ड ही नहीं है, जैसे एक छोटा बच्चा, हाँ, राइट। तो कानून उसे क्राइम ही नहीं मानेगा। मतलब एक बच्चा मर्डर कर दे या किसी घर में आग लगा दे और कानून कहेगा कि ओ इसका तो इंटेंशन ही डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए इसने कुछ गलत नहीं किया। ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है क्या? देखने में तो खतरा लगता जरूरी है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन ना सिर्फ रेट्रिब्यूशन यानी बदला लेने पर नहीं टिका है। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक तूफान आकर एक घर तोड़ दे तो नुकसान तो वहां भी हुआ है ना। हाँ, फिजिकली घर तो डिस्ट्रॉय हुआ ही है। बिल्कुल, लेकिन तूफान को या हवा को कोर्ट में खड़ा करके जेल तो नहीं भेज सकते ना, क्योंकि उसमें मॉरल एजेंसी नहीं है। ओ वाओ, तो कानून बच्चे और तूफान को एक बराबर मान रहा है। बेसिकली हाँ, कानून का मानना है कि एक बहुत छोटे बच्चे में और उस तूफान में ज्यादा फर्क नहीं होता। उनके पास अपने एक्शंस के मॉरल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी ही नहीं होती है। और इसलिए बीएनएस के सेक्शन 20 और पुराने आईपीसी के सेक्शन 82 में एक बहुत ही क्लियर नॉन नेगोशिएबल रूल बनाया गया है। सारी डिबेट यहाँ आकर रुक जाती है अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है। तो इन सोर्सेस के मुताबिक 7 साल से कम उम्र का बच्चा लीगली कुछ गलत कर ही नहीं सकता? एकदम नहीं, उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। लीगल टर्म्स में इस कॉन्सेप्ट को डॉली इंकपैक्स कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इनकेपेबल ऑफ इविल, यानी बुराई करने में अक्षम। लेकिन कानून 1% ऑफ डाउट भी नहीं रखता क्या? आई मीन अगर एक 6.5 साल का बच्चा बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करके दिमाग लगाकर कोई डेंजरस प्रैंक करे जिससे सच में किसी की जान चली जाए, तो क्या कोर्ट उसको ट्रायल के लिए भी नहीं बुलाएगी? बिल्कुल नहीं, कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन ही नहीं करेगी। वेट रियली? एकदम ब्लैंकेट बैन, हाँ। एकदम एब्सोल्यूट। कानून की भाषा में इसको ज्यूरिस एट डे जूर कहते हैं, यानी एक इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। प्रोसिक्यूशन या विक्टिम का वकील कोर्ट में आकर ये आर्ग्यू कर ही नहीं सकता कि देखिए, इस 6 साल के बच्चे ने कितनी चालाकी से क्राइम प्लान किया है। ओह ओके, तो लॉ ने बस आंखें बंद करके एक रिजिड बाउंड्री बना दी है। आंखें बंद करके नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के बेसिस पर। दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो मोरालिटी, कॉज एंड इफेक्ट और एम्पैथी को समझता है, वो 7 साल से छोटे बच्चे में डेवलप ही नहीं हुआ होता। बच्चा फिजिकल स्टेप्स कर लेगा, जैसे गैस ऑन कर दिया या माचिस जला दी, पर मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ सकता। So it's basically like a computer hardware without the morality operating system installed yet. है ना? एग्जैक्टली, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। वो मशीन चालू है, बटन्स प्रेस हो रहे हैं, लेकिन एथिकल सॉफ्टवेयर तो मिसिंग है ना। अगर एक 5 साल का बच्चा खेलते खेलते गुस्से में किसी पर भारी पत्थर फेंक दे और उस इंसान को काफी चोट लग जाए, तो एक्सरे मशीन तो फिजिकल डैमेज दिखाएगी कि खून बहा है, पर उस 5 साल के बच्चे के दिमाग में ये कैलकुलेट थोड़ी हुआ था कि पत्थर लगने से टिश्यू डैमेज होगा और ये एक मॉरली रेप्रिहेंसिबल एक्ट है। बिल्कुल, और पनिशमेंट वहां काम आती है जहां इंसान को अपने किए पर गिल्ट फील हो और सुधार लाया जा सके।
एक 5 साल के बच्चे को जेल भेजने से सिर्फ क्रुएलिटी होगी, जस्टिस नहीं मिलेगा, वही कानून का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मेक सेंस। कानून एक्चुअली यहाँ बहुत ह्यूमन लग रहा है। लेकिन कानून हमेशा इतना सिंपल और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है। असली कॉम्प्लेक्सिटी तब शुरू होती है जब ये 7 साल का एब्सोल्यूट प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हट जाता है। अच्छा, तो अब हम उस ग्रे एरिया में आ गए। हाँ, BNS का सेक्शन 21 और IPC का सेक्शन 83 एक नया ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करता है, 7 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र का। यहाँ इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं बल्कि क्वालिफाइड हो जाती है। ये 7 से 12 साल का ब्रैकेट तो कानून के लिए एक हेडेक की तरह होगा, मैं सच बता रही हूँ। अगर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मेटाफर को आगे बढ़ाएं तो ये वो फेज है जहां बच्चे का कॉन्सिक्वेंस सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में स्लोली डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है। सही पकड़ा। राइट। और हर बच्चे में अलग स्पीड से होता है। कुछ बच्चों में ये अपडेट 8 साल में पूरा हो जाता है, कुछ में 11 साल लगते हैं। तो कानून कहता है कि लायबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक बच्चे में उस क्राइम की नेचर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना आ गई हो। और यहाँ प्रिजम्पशन रिबर्टेबल हो जाता है। यानी अब डिफेंस लॉयर ऑटोमेटिकली ये नहीं कह सकता कि जज साहब ये तो सिर्फ 10 साल का है, केस डिसमिस कर दीजिए, हाँ अब तो सबूत देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पुलिस और प्रोसिक्यूशन को मौका मिलता है कोर्ट में ये साबित करने का कि इस स्पेसिफिक बच्चे का सॉफ्टवेयर अपडेट पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका था। इस लीगल प्रिंसिपल का नाम है मलिशिया सुप्लीट ओरिटेटम। ओके। इसका मतलब है मालिस सप्लाइज एज। अगर प्रोसिक्यूशन कोर्ट को ये कन्विंस कर दे कि इस 10 साल के बच्चे में पूरी समझदारी थी, एक अडल्ट जैसी, मालिस या बुरी नीयत थी, तो उसकी कम उम्र उसके किसी काम नहीं आएगी। आई हैव टू पुश बैक हियर थोड़ा सा, क्योंकि ये तो एक बहुत ही मैसिव लूपहोल जैसा साउंड कर रहा है। कैसे? I mean, अगर 7 से 12 साल के बीच मैच्योरिटी एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ये जुवेनाइल गैंग्स या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के लिए तो एक ओपन इनविटेशन नहीं है। वो तो है। वो नेचुरली 10 या 11 साल के बच्चों को रिक्रूट कर लेंगे ड्रग्स डिलीवर करने के लिए या वेपन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉयर कोर्ट में आकर इमेच्योरिटी का कार्ड खेल देगा और बच्चा छूट जाएगा। तो कोर्ट आखिर इस इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी को मेजर कैसे करती है? किसी के दिमाग के अंदर झांकने के लिए कोई थर्मोमीटर तो होता नहीं है। ये लूप होल एग्जिस्ट जरूर करता है और क्रिमिनल्स इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं बहुत बार। इसी वजह से कोर्ट किसी थर्मोमीटर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फोरेंसिक और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स को डीपली स्टडी करती हैं। तो जज क्या देखते हैं प्रैक्टिकली? जज सिर्फ उम्र नहीं देखता, वो उस एक्ट के मैकेनिज्म, प्रीमेडिटेशन और उस बच्चे के पोस्ट क्राइम बिहेवियर की प्रोफाइलिंग करता है। हमारे इन सोर्सेज में जो लैंडमार्क केसेस है ना, वो इस प्रोसीजर को ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, आइए इन रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को थोड़ा डीपली डाइसेक्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास एक बड़ा फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है जहाँ कोर्ट ने एक 9 साल के बच्चे को गिल्टी ठहराया था और उसकी मैच्योरिटी को प्रूव माना। हाँ, नेकलेस वाला केस। एग्जैक्टली। एक 9 साल के बच्चे ने अपने दोस्त के घर से 100 रुपए का एक नेकलेस उठा लिया था। अब कैजुअली सोचा जाए तो 9 साल का बच्चा शाइनी चीजों से अट्रैक्ट तो होता ही है ना। उसने टॉय समझकर उठा लिया होगा ना, इसमें गिल्टी माइंड कहाँ से आ गया? लेकिन कैच ये था कि उसने सिर्फ नेकलेस उठाया नहीं, उसने उसको आगे 20 रुपए में बेच दिया। और इसी एक स्पेसिफिक डिटेल ने ना पूरे केस का ट्रेजेक्टरी बदल दिया था। अगर वो बच्चा उस नेकलेस को उठाकर अपने घर में खिलौनों के बीच छुपा देता या उसे पहनकर खेलता, तो कोर्ट उसे बचपन की नासमझी मानती। हाँ, चाइल्ड लाइक मिस्चीफ मानता। राइट। लेकिन उसने उसको बेचा। अब इसे कोर्ट ने साइकोलॉजिकली कैसे डीकंस्ट्रक्ट किया, उस पर गौर करते हैं। पहला, उसने उसे दोस्त के सामने नहीं उठाया, छुपके से उठाया। मीनिंग उसे पता था कि चोरी करना गलत है। बिल्कुल। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। एक स्टोलन ऑब्जेक्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की समझ एक अडल्ट लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस है। इस सीरीज ऑफ एक्शंस ने साबित कर दिया कि कॉन्सिक्वेंस सॉफ्टवेयर फुली ऑपरेशनल था। इसलिए कानून ने उसे सेक्शन 83 की प्रोटेक्टिव शील्ड देने से इनकार कर दिया। वाओ, यानी उसने जो फिजिकली किया उसी ने उसके मेंटल स्टेट का एक्सरे निकालकर कोर्ट के सामने रख दिया। वही तो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे स्टैक से। एक 11 साल के लड़के ने झगड़े के दौरान चाकू उठा लिया। उसने चाकू उठाया, वर्बल थ्रेट दी कि मैं तुम्हें काट दूंगा, और एक्चुअली अटैक करके सामने वाले को हार्म भी किया। अब यहाँ डिफेंस तो यही आर्ग्यू करेगी ना कि 11 साल के बच्चे गुस्से में कंट्रोल खो देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वेपन्स कितने लीथल होते हैं। लेकिन कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्ट का सीक्वेंस इंटेंट को क्लियरली मैप कर रहा था। वहां
गुस्से में आकर बस धक्का देना या रैंडमली पड़ी हुई किसी चीज को फेंक कर मारना इम्पल्सिव हो सकता है, राइट। लेकिन एक स्पेसिफिक लीथल वेपन को चुनना, उस वेपन से होने वाले डैमेज को वर्बली आर्टिकुलेट करना, मतलब मुंह से बोलकर बताना कि मैं ये करूंगा, और फिर उस इंटेंशन को एक्चुअली फिजिकल एक्शन में तब्दील करना, ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड दिमागी प्रोसेस है। तो वो बच्चा प्योरली रैंडमली रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसने कॉन्शियसली एक थ्रेट लेवल क्रिएट किया। एग्जैक्टली यहाँ पर उसकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी उसकी बायोलॉजिकल उम्र से कहीं आगे थी, इसलिए उसे सजा मिली। ओके, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स जहां मैलिस सप्लाइज एज का प्रिंसिपल लागू हुआ। लेकिन जस्टिस का दूसरा साइड भी तो है ना, जहां चार्जेस इतने संगीन थे कि कोई भी आम इंसान सोचेगा इसको सजा दो, पर कोर्ट ने अपना ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं छोड़ा। एक बड़ा लैंडमार्क केस है एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। हाँ, ये एक बहुत क्रिटिकल केस है। इसमें एक 11 साल के बच्चे पर रेप और असॉल्ट जैसी एक्सट्रीम एलिगेशंस लगाई गई थी। अब नेचुरली ऐसे केसेस में सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है कि बस अक्यूज को इमीडिएटली सजा मिले, उम्र मत देखो। लेकिन कोर्ट ने इस एफआईआर को पूरी तरह क्वॉश कर दिया, यानी उस केस को वहीं खत्म कर दिया। मुझे पढ़कर काफी अजीब लगा। पहले पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस डिसीजन के पीछे की ज्यूरिस्प्रूडेंस समझना जरूरी है। जब एलिगेशंस इतनी सीरियस और एक्सट्रीम होती हैं, तो मैच्योरिटी साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ भी उतना ही सॉलिड होना चाहिए प्रोसिक्यूशन के पास। राइट, सिर्फ हवा में बातें नहीं कर सकते। हाँ, प्रोसिक्यूशन ने केस तो फाइल कर दिया, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा फॉरेंसिक, क्लिनिकल या साइकोलॉजिकल एविडेंस नहीं था जो ये दिखाए कि उस 11 साल के बच्चे के दिमाग की वायरिंग ऐसी थी कि वो रेप जैसे इतने कॉम्प्लेक्स क्राइम के मॉरल और फिजिकल इम्प्लीकेशंस को समझ सके। ये सच में एक चिलिंग थॉट है। आई मीन, बिना किसी एक्चुअल साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के अगर एक 11 साल के बच्चे को एक अडल्ट कोर्ट के ब्रूटल ट्रायल सिस्टम में घसीट लिया जाता, तो उसके बचे हुए बचपन का तो नामो निशान मिट जाता ना, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर कानून बस ब्लाइंड इमोशन पर चलता, तो एक नासमझ दिमाग को परमानेंटली क्रिमिनल बना देता ट्रायल में। बहुत सही पॉइंट है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इंग्लैंड का, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट्स काफी क्लोजली स्टडी करती हैं जनरली। एक 11 साल के बच्चे ने ना पुलिस की गाड़ी पर ईंट फेंक कर मारी और वहां से डर के भाग गया। अब प्रोसिक्यूशन ने आके कोर्ट में कहा कि योर ऑनर, देखिए ये तो भाग गया। क्राइम करने के बाद भागना सीधे तौर पर गिल्टी माइंड दिखाता है। इसे पता था कि इसने कानून तोड़ा है, इसलिए भाग रहा है। सुनने में लॉजिक बहुत ही फ्लॉलेस लगता है ना? हाँ, आई मीन, अगर आप इनोसेंट हैं तो आप भागेंगे क्यों वहां से? सीधी सी बात है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां कानून न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बायोलॉजी को नेचुरली अपनाता है। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के इस कंप्लीटली फ्लॉलेस लगने वाले लॉजिक को पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया। कैसे? जज ने ना पॉइंट आउट किया कि डर के मारे भागना, जिसे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, और एक कैलकुलेटेड गिल्ट, इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। एक अडल्ट क्रिमिनल भागता है क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक लगाता है कि अरेस्ट होऊंगा तो ट्रायल होगा, जेल होगी, मेरा करियर खराब होगा। वो कैलकुलेटेड इवेजन है जस्टिस का। हाँ, लेकिन एक 11 साल का बच्चा, उसका लिम्बिक सिस्टम उसको उस वक्त कंट्रोल कर रहा है। जब गाड़ी का कांच टूटने की जोर से आवाज आती है और एक गुस्से वाला अडल्ट, स्पेशली पुलिस, सामने आता है, तो बच्चे का प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है। उसका दिमाग सीधा पैनिक मोड में चला जाता है और वो भागता है डर के मारे। हाँ, आई मीन, एक नॉर्मल घर में भी अगर बच्चा क्रिकेट खेलते हुए माँ का फेवरेट वाज तोड़ दे गलती से, तो वो भी बेड के नीचे छुपता ही है ना उस वक्त, डर से। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने एक प्री प्लान्ड क्रिमिनल मेंस रिया के साथ वास तोड़ा था। तो सिर्फ सीन से भाग जाने को कोर्ट लीगल मैच्योरिटी का इकलौता पैरामीटर नहीं मान सकती। वाओ, सो द कोर्ट लिटरली सेपरेटेड अ बायोलॉजिकल पैनिक रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्चुअल लीगल इंटेंट। ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करना ही एक्चुअल लीगल सिस्टम की असल ताकत है, मुझे लगता है। बिल्कुल। वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में एक और केस है जिसने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस को एक नया रास्ता दिखाया, द हीरालाल मौलिक केस। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें डिटेल्स काफी हैवी हैं। हाँ, ये केस तो हमेशा लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। राइट। एक 12 साल का लड़का था हीरालाल, जो एक मर्डर में अपने बड़े भाइयों के साथ डीपली इन्वॉल्व था। अब यहाँ गाड़ी का कांच टूटने या भागने की बात नहीं हो रही है, एक इंसान की जान गई है और उस 12 साल के लड़के ने डायरेक्टली उस अटैक में हिस्सा लिया था। ये केस इसलिए पिवटल है ना क्योंकि इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह प्रूव हो चुकी थी ट्रायल में। ट्रायल कोर्ट ने एक्ट सीरियस देखा, उसकी बॉर्डरलाइन 12 साल की उम्र देखी और इसे सीधा उम्र कैद की सजा सुना दी।
सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, ट्रायल जज के हिसाब से उसने एक आदमी की जान लेने में हेल्प की थी तो उसे अडल्ट की तरह पनिश होना चाहिए था। लेकिन जब अपील होते होते ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा तो वहां जजेस ने इस पूरे केस को स्ट्रिक्टली फोरेंसिक साइकोलॉजी के लेंस से देखा और अप्रोच बदली। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हेरालाल ने मर्डर डेफिनेटली किया, पर उस एक्ट का ना कैटलिस्ट क्या था वहां पर। वो खुद अकेला मास्टरमाइंड तो था नहीं, उसके दिमाग को बेसिकली उसके बड़े भाइयों ने हाईजैक कर रखा था। कोर्ट ने वहां टर्म्स यूज की, नॉटी क्रिमिनलिटी वर्सेस डेथ डीलिंग ब्रूटैलिटी। वही सबसे जरूरी डिस्टिंक्शन था उस जजमेंट का। ना प्योर प्रेशर में, और स्पेशली अपने बड़े भाइयों के वैलिडेशन को पाने के लिए किसी भी एक्सट्रीम हद तक जा सकता है बिना कॉन्सिक्वेंसेस समझे। एग्जैक्टली। उसका वायलेंट एक्ट इसकी खुद की अंदर की इंट्रिंसिक ब्रूटैलिटी नहीं थी, बल्कि अपने अथॉरिटी फिगर्स को फॉलो करने का एक मिसगाइडेड अटेम्प्ट था बस। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने उसके क्राइम को डेफिनेटली माफ नहीं किया, कन्विक्शन मेंटेन रखी उसकी, लेकिन उन्होंने उसकी उम्र कैद की सजा को ड्रास्टिकली कम कर दिया। वहां पर एक पैराडाइम शिफ्ट था यहाँ इंडियन लॉ में। था ही। कोर्ट ने प्रैक्टिकली सोसाइटी से पूछा कि अगर हम इस 12 साल के मैनिपुलेटेड बच्चे को हार्ड एंड प्रोफेशनल मर्डरर्स के साथ तिहाड़ जेल जैसी जगह में डाल देंगे तो सोचिए जब वो 25 साल का होकर निकलेगा तब वो कैसा इंसान बनेगा। वो तो पक्का एक हार्ड एंड क्रिमिनल बनकर ही निकलेगा वहां से। वही तो, वो एक आम नागरिक नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल किलर बन चुका होगा। तो यहाँ आकर जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा रेट्रिब्यूशन यानी बदले से हटकर रिहैबिलिटेशन यानी सुधार पे फोकस करता है। ये पूरा डिस्कशन ना अब तक इस प्रॉमिस पर टिका था कि बच्चा दिमागी तौर पर अंडर डेवलप्ड है, इसलिए उसके एक्शंस के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स कैसे? अगर बच्चे का कॉन्सिक्वेंस सॉफ्टवेयर बेसिकली अंडर डेवलप्ड है तो लॉजिकली कोई ना कोई अडल्ट उसके बिहाफ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा उसकी लाइफ के। लेकिन क्या होगा जब उन्हीं अडल्ट्स के किसी डिसीजन या एक्ट की वजह से बच्चे की जान चली जाए या उसे कोई सिवियर हार्म पहुंचे? आमतौर पर किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाना तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, पर यहाँ कानून का क्या टेक है? ये सिचुएशन क्रिमिनल लॉ के सबसे डेलिकेट बैलेंसेस में से एक है। वैसे बीएनएस का सेक्शन 27 और आईपीसी का सेक्शन 89 दोनों इस एक्सेप्शन को बहुत डीपली डिटेल करते हैं। ये उन सिचुएशंस को कवर करते हैं जहां एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स, गार्डियंस या उनकी कंसेंट से कोई प्रोफेशनल जैसे कोई डॉक्टर एक रिस्की एक्ट करता है बच्चे पर। ओके, दो एब्सोल्यूट कंडीशंस होती होंगी इसमें जरूर। हाँ, पहला तो ये एक्ट क्लियरली बच्चे के बेनिफिट या भलाई के लिए किया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए। इसको एक ना मेडिकल एनालॉजी से क्लैरिफाई करते हैं। मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है जिसे एक टर्मिनल हार्ट डिफेक्ट है। अब सर्जन को मालूम है कि अगर सर्जरी की गई तो बच्चे के ऑपरेटिंग टेबल पर मरने के चांसेस ऑलमोस्ट 40% है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, लाइफ एंड डेथ का। बहुत ही बड़ा रिस्क है। हाँ। लेकिन सर्जन और उसके पेरेंट्स को ये भी पता है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चे की डेथ निश्चित है 100%। पेरेंट्स फॉर्मली कंसेंट देते हैं, साइन करते हैं पेपर्स, फिर सर्जन पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज करके ऑपरेट करता है, पर ट्रेजेडी हो जाती है और बच्चे की उस ऑपरेशन में जान चली जाती है। अब यहाँ अगर हम सिर्फ फिजिकल एक्ट देखें तो सर्जन की स्कैल्पल से ही बच्चे को फिजिकली कट किया गया था जिसकी वजह से डेथ हुई। अगर ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में होता, रास्ते पे होता, तो कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग सकता था सीधा। लेकिन सेक्शन 89 के तहत कानून सर्जन और पेरेंट्स को पूरी तरह शील्ड करता है अरेस्ट से, राइट। और ये लीगल शील्ड ना हमारी सोसाइटी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। वो कैसे? सोचिए अगर कानून इंटेंशन और गुड फेथ को कंसिडर ही ना करे ऐसे केसेस में तो रिजल्ट क्या होता? मेडिकल पैरालिसिस। कोई भी डॉक्टर किसी क्रिटिकल बच्चे को हाथ लगाने से पहले 1000 बार डरता, इस डर से कि अगर कुछ गलती से गलत हो गया तो वो सीधा मर्डर के चार्ज में जेल चला जाएगा। ट्रू। पेरेंट्स भी टफ डिसीजंस लेने से घबराते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स भी बच्चे के डिसिप्लिन और हेल्थ से जुड़े रिस्की डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि गार्डियंस को या एडल्ट्स को ऐसी सिचुएशंस में बेसिकली लाइसेंस टू किल मिल गया है।
गुड फेथ का यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली लीगल मीनिंग है। ये रैंडमली या केयरलेसली किए गए किसी भी काम को प्रोटेक्ट नहीं करता है। हाँ, एग्जाम्पल दीजिए। मतलब अगर एक पेरेंट अपने बीमार बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की जगह किसी तांत्रिक के पास ले जाए या कोई अनवेरिफाइड जहरीला सा होम रेमेडी पिला दे घर पर ही, और फिर बच्चे की अनफॉर्चुनेट मौत हो जाए, तो पेरेंट कोर्ट में आकर सेक्शन 89 का बहाना थोड़ी बना सकता है। एकदम नहीं बना सकता। कानून कहेगा कि आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन वहां यूज ही नहीं किया, इसलिए ये गुड फेथ था ही नहीं, ये क्लियरली क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। इंटेंशन टू सेव द चाइल्ड अपनी जगह जरूरी है, पर वो इंटेंशन किसी लॉजिकल केयरफुल प्रोसीजर के साथ बैक होना चाहिए, वो और भी ज्यादा जरूरी है इस बचाव के लिए। सही डिस्टिंक्शन पॉइंट आउट किया आपने। इंटेंशन और मेथोडोलॉजी दोनों का ना एक साथ परफेक्टली अलाइन होना जरूरी है इस स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लागू होने के लिए। और इस तरह से कानून सोसाइटी में एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है ताकि एडल्ट्स बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में उनके बेनिफिट के लिए नेचुरली ऑपरेट कर सकें बिना किसी अनजस्टिफाइड डर के। एक साथ लाकर देखते हैं, क्रिमिनल लॉ को बाहर से देखने पर ना अक्सर लगता है कि वो एक एकदम ब्लाइंड और इमोशनल मशीनरी है जो सिर्फ सजा देने के लिए बनाई गई है। हाँ, जनरली लोग यही सोचते हैं। लेकिन इन डीप डाइव से पता चलता है कि इंडियन पीनल कोड और बीएनएस के इन इन्फेंसी प्रोविजंस को स्टडी करके हमें एक्चुअली समझ आता है कि कानून एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट और कभी-कभी तो एक कंपैशनेट गार्डियन का रोल भी प्ले कर रहा है सोसाइटी में। 7 साल से छोटों के लिए एब्सोल्यूटिज्म है, ब्लैंकेट बैन, और 7 से 12 साल वालों के लिए एक हाईली कैलिब्रेटेड मेंटल एक्सरे चेक है। कानून इस बात को ऑब्वियसली मानता है कि एक अंडर डेवलप्ड दिमाग से की गई एक इकलौती गलती किसी भी इंसान का पूरा आने वाला फ्यूचर परमानेंटली डिफाइन नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, पर एक बात है, इन सब सोर्सेस को एनालाइज करते हुए मेरे दिमाग में ना एक बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप आ रहा है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा हिला कर रख देता है अगर हम आगे की सोचें तो। अच्छा, क्या थॉट एक्सपेरिमेंट? देखिए, ये लॉज बनाए गए थे काफी सालों पहले। आईपीसी तो एसेंशियली 1860s का डॉक्यूमेंट है। उस दौर का जो 10 साल का बच्चा होता था, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके आसपास की गली और उसके छोटे से स्कूल तक सीमित होती थी, उसके दिमाग का मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल अलग था। बहुत अलग था, हाँ। पर आज हम प्रॉपर डिजिटल एज में जी रहे हैं। आज का एक 9 या 10 साल का बच्चा अपने स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट की पूरी अनसेंसर्ड दुनिया से एक्सपोज्ड है नेचुरली। राइट। उसने इजीली वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर वायलेंस देखी है, बहुत कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो बेसिकली ऑनलाइन मीम्स और वीडियोस के थ्रू प्रोसेस कर रहा है इजीली। राइट। उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली ऐसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है जो शायद पहले के अडल्ट्स को भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी उनके टाइम पे। ये सच में बहुत प्रोफाउंड और एक्चुअली चिलिंग चैलेंज है मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के सामने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल अवेयरनेस की जो स्पीड है ना आज, वो एक्सपोनेंशियल हो चुकी है पहले से। वही तो, ऐसे फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में इनोसेंस का जो टाइमलाइन है वो काफी श्रिंक हो रहा है। एग्जैक्टली यार। क्या स्मार्टफोन एरा के इस कांस्टेंट लगातार एक्सपोजर ने उस कॉन्सिक्वेंस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन को नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह से स्पीड अप नहीं कर दिया है बच्चों में? अगर आज का एक एवरेज बच्चा इंफॉर्मेशन वाइज इतना ज़्यादा मैच्योर है, तो क्या कानून का वो 7 साल की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी वाला रूल और वही 12 साल का क्वालिफाइड थ्रेशोल्ड सच में अभी भी उतना ही रेलेवेंट है? ये बहुत बड़ा डिबेट पॉइंट है आजकल लीगल सर्कल्स में वैसे, है ना? या शायद लॉ मेकर्स को इस एज ब्रैकेट को हमारे अननेचुरली डिजिटली एक्सेलरेटेड ब्रेन्स के हिसाब से थोड़ा और श्रिंक करना पड़ेगा आगे चलकर। क्या आज के 10 साल के बच्चे का मेंस रिया, यानी वो एक्ट करने का इरादा, एक सेंचुरी पहले के 10 साल के बच्चे जितना ही नेसेंट और मासूम है? ये सच में एक ऐसी चिलिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन है जिसने पूरी दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है रीसेंट टाइम्स में। आने वाले दशकों में लॉ और न्यूरोसाइंस का ये जो कोलिजन है, ये कानून को कैसे नेचुरली आगे बढ़ाएगा, ये देखना बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है सबके लिए। मैं तो सच में क्यूरियस हूँ आगे क्या होगा इस फील्ड में। खैर, आज के इस डीप डाइव में इन कॉम्प्लेक्स लीगल बाउंड्रीज और ह्यूमन साइकोलॉजी के इंटरसेक्शंस को हमारे साथ इतनी बारीकी से एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कीप एक्सप्लोरिंग और हमेशा की तरह कीप लर्निंग।